हेलो हेलो माय नेम इज़ अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। करंटली ये बैंक अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 76-77% हमें नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या हमें इस समय पे उत्कर्ष बैंक के शेयर्स को खरीदना चाहिए? जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, ये बैंक इतना क्यों गिर रहा है? क्या हमें अभी भी होल्ड करना चाहिए या फिर जो भी लॉस है उसको बुक करके इस कंपनी में से एग्जिट ले लेना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन सारे ही बातों पे चर्चा करने वाले हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद से आपके पास खुद का एक आंसर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर प्राइसेस में हमें इतना हैवी करेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। और इस चीज को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको उत्कर्ष के लोन बुक को समझना होगा। एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए, अगर आप में से कोई इन चीजों को इंडिपेंडेंटली करना चाहता है, स्पेशली आप किसी बैंकिंग कंपनी को पढ़ना चाहते हो, तो मैंने बड़ी मेहनत करके एक बहुत लंबी चौड़ी, आई थिंक 1 घंटे से भी लंबी एक वीडियो डाली, हाउ टू रीड अ बैंकिंग कंपनी, जिसपे व्यूज बहुत कम है। तो बहुत कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है। आई हाईली रिकमेंड आप उस वीडियो को देखो और उसके बाद से इसको देखना, ताकि आपको पूरी बात और अच्छे से समझ में आए। या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हो तो आप उस वीडियो को जरूर एक बारी देखो। हम आते हैं वापस इस वीडियो पे। तो देखिए, अगर उत्कर्ष के केस में मैं आपको बताऊं तो जो यहाँ पे जो भी एक तरह से इधर का उधर 3-5 नंबर्स में किया गया है, वो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। क्या मैनेजमेंट ने 3-5 किया है, उस चीज को हम एक एक करके समझेंगे। पहले एक बारी आप ये समझ लो कि उत्कर्ष किन लोगों को लोन देता है। तो जो एक बैंक होता है उसका बिजनेस बहुत सिंपल होता है। ये कहीं से पैसा उठाएगा और किसी को लेंड करेगा। जिससे उठाएगा, हो सकता है उसको 4% का इनको ब्याज देना हो, और जिनको ये लोग देने वाले हैं उनसे 8% का ब्याज चार्ज करेंगे। तो जो बीच का 4% बना, यही 4% इस बैंक की कमाई होगी। लेकिन बैंकिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिस बंदे को आप लोन दे रहे हो वो आपको वापस करे। अगर आपका दिया हुआ लोन वापस ही नहीं आएगा, यानी कि अगर एनपीएज होने लगे, तो वो सबसे वर्स्ट होगा। उत्कर्ष के केस में अभी पे वही हो रहा है। तो एक एक करके मैं आपको इस पूरी कहानी को समझाता हूं कि ये पूरी कहानी कहां से स्टार्ट हुई। सबसे पहले आप इनके लोन बुक को समझो। देखिए, आप यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो माइक्रो बैंकिंग है ना, इस माइक्रो बैंकिंग में जो यहां पे आपको ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप आ रहा है, जिसको हम जेएलजी भी बोलेंगे, यहां पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोन बुक का सबसे ज्यादा लोन दिया जाता है। अगर आप Q4 FY 2025 में जाएंगे तो ये लोग लगभग 61% इनका लोन माइक्रो बैंकिंग वाले में दिया जा रहा था। अगर आप में से कोई एकदम नाइव है, एकदम ही नया है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ये जो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप जब भी बोला जा रहा है, तो ये किस तरह का लोन होता है उसको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, जो उत्कर्ष को लोन देने का काम है ना, ये किसी रूरल एरिया में जाके किसी छोटे से बंदे को व्यापार करने के लिए, अंडे की दुकान लगाने के लिए, सब्जी की दुकान खोलने के लिए ये लोग लोन देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग लोन वापस आए उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये लोग एक काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई एक वुमन है जो सिलाई करती हैं, तो ये लोग उनको अप्रोच करेंगे और उनके साथ 4 और वुमेन्स को पकड़ेंगे और इन लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे 5 लोगों का, और इन लोगों को 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए का लोन दे देंगे। अब इससे होता यह है कि इन लोगों ने इस लोन की लैंडिंग इस पूरे ग्रुप के नाम पे चढ़ाएंगे। अब इसमें होगा ये कि अगर एक बंदा इन 5 वुमेन में से एक लोग पीछे भी हटना चाहें, तो वो 4 लोग उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, लोन वापस दे देते हैं। और अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये 4 लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ये लोग उस पूरे लोन को पूरा करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का लोन बोल रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में, आपने और मैंने लोन लिया तो एक तरह से इंडिविजुअल लोन हो गया। अगर हम 4 जनों ने मिलके एक बैंक से जाके लोन लिया तो उसे हम बोल रहे हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का एक हमने लोन दिया। इनका ये जो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप वाला लोन है, ये इनका कोर बिजनेस है। अगर आप आज से तकरीबन 5-6 क्वार्टर पहले जाके देखेंगे तो इनफैक्ट अगर इन लोगों ने पूरे 100 रुपए का अगर इनका लोन बुक है, तो उसमें से 60-61 रुपए का लोन सिर्फ इस वाले ही ग्रुप में जाता था। और प्रॉब्लम क्या हुई कि इनके इसी वाले ग्रुप ने इनके डिफॉल्ट्स करने शुरू किए, जिसकी वजह से सारी कहानी खराब होनी शुरू हो गई। अब जितना मैं समझ पाया कि जब ये डिफॉल्ट शुरू हुए तो इन डिफॉल्ट्स की वजह से जो नंबर्स बुरे आ रहे थे, मैनेजमेंट ने उनको कवर करने के लिए बहुत सारा ट्राई मारा है, बट मार्केट्स को वो नंबर्स फिर भी पसंद नहीं आए। एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं कि जब वो प्रॉब्लम्स शुरू हुए उसके बाद से मैनेजमेंट ने किस किस तरीके से मैनिपुलेट करते हुए नंबर्स की पैडिंग करने की कोशिश करी है।
आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनी एलिगेशन, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको रीसेंट 3 क्वार्टर्स की बात बताऊं, तो जो इनका कोर बिजनेस मैंने आपको बताया, जो ये लोग ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बना के लोन दे रहे हैं, वहां पे 61% से एलोकेशन ये लोग घटा घटा के Q4 FY 2025 में जाते हैं, तो इस ग्रुप को इन लोगों ने 45% का लोन दिया, माने कि 100 रुपए में से 45 रुपए का लोन बुक इन लोगों को दिया गया है। ये अगले क्वार्टर में घटा के 42% किया गया और उसके अगले क्वार्टर में घटा के 39% पे लाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो 39% पे आया है, आई थिंक ये फर्दर थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन तब तक बात बहुत खराब हो चुकी है। सो हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक सीक्वेंस में बताना शुरू करता हूं कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट ने इस कंपनी में ठीक ठाक पनिशमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला, इन लोगों ने एक इनकम का रिकॉग्निशन था उसको अपफ्रंट करना शुरू कर दिया। तो इस रेड फ्लैग को मैं बड़ी ही लेमन लैंग्वेज में आपके सामने रखता हूं। देखिए, जब ये बैंक किसी को लोन देता है, तो ये लोग उनसे एक लोन प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करते हैं। ये जो लोन प्रोसेसिंग फी है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए, मैं उत्कर्ष बैंक हूं, आपने मुझसे 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब इसके पीछे मान लो ये लोन आप मुझे 2 साल में वापस करोगे, और आपको जब मैंने लोन दिया ना, तो इसके पीछे मैं एक लोन प्रोसेसिंग फी लेता था 2,000 रुपए का। अब ये जो 2,000 रुपए का लोन प्रोसेसिंग फी था, पहले उत्कर्ष बैंक अगर लोन 2 साल का है, तो उसे 2 साल में अपने P&L में 1,000 रुपए करके दिखाता था। जब बात खराब होने लगी, कोर बिजनेस में NPAs होने लगे, तो बॉटम लाइन की पैडिंग के लिए, बॉटम लाइन माने कि इनके नेट प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा कम नहीं दिखाने की वजह से इन लोगों ने उस पूरे इनकम के रिकॉग्निशन को अपफ्रंट करना शुरू कर दिया। यानी कि Q4 FY 2025 में जितने लोगों ने लोन प्रोसेसिंग फी, इन्होंने जितना भी लिया उसको अपफ्रंट रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये मेरे हिसाब से पहला रेड फ्लैग होता है। देखिए, जब भी आपको किसी कंपनी में ऐसा देखने को मिले, बहुत सारे अकाउंटिंग में चेंजेस रिसेंट में देखने को मिलने लगे, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे बुक्स में कोई ना कोई तो कुकिंग की जा रही है। इवन दो RBI की नजरों में ये गलत नहीं है, क्योंकि देखिए, हर चीज में एक सिल्वर लाइन होती है। तो वहां पे जो मैनेजमेंट है, मेरे हिसाब से वो बोल के निकल जाएगा कि हमने RBI के सारे देख रेख में किया है, हमने किसी रूल को ब्रेक नहीं किया है। बट आपको और मुझे एज ए इन्वेस्टर लॉस तो लग गया ना। तो आगे से भी अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी को देख रहे हैं जिसमें जो मैनेजमेंट है वो ऐसे नंबर्स की पैडिंग करने लगे, अकाउंटिंग रूल चेंज कर दे, पहले जो उनके पास लोन प्रोसेसिंग फी आता था, अगर उसको वो लोग साल दर साल अमोर्टाइज करते थे, और आज के दिन पे बोलते हैं कि नहीं नहीं जी, हम एक ही साल में पूरे को अपने P&L में दिखाने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ फिशी हो रहा है। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर मैं इस साल ही 2,000 रुपए के पूरे प्रोसेसिंग फी को अगर आज के P&L में इनकम में दिखा दूंगा, तो उससे जो मेरी बॉटम लाइन है, जो नेट प्रॉफिट है, वो फिर भी ज्यादा दिखने लगेगा। अगर ये जो भी कुछ मैं आपको बोल रहा हूं आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है, हाउ टू रीड अ बैंकिंग कंपनी। आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद से ये जो पूरा कहानी खराब हुआ है उत्कर्ष बैंक में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नंबर्स में रखने की कोशिश करूँ ना, तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, तो जो बैंक्स होते हैं उनमें हम ओपेक्स बोलते हैं। जो भी एक बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, एक बैंक के ऑपरेशनल एक्सपेंस, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, सॉफ्टवेयर के कॉस्ट हो गए, तो आप इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर ओपेक्स बोलते हैं। मैनेजमेंट ने ये बोला आपसे FY 2025 के एनुअल रिपोर्ट में कि ये ओपेक्स 20% का है, मतलब 20% का इसमें हमें इजाफा देखने को मिला है, बट एक्चुअली में वो 25% का था। 20% का इन लोगों ने वन टाइम में वो जो लोन प्रोसेसिंग फी पूरा एक ही बार रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से ये लोग बता रहे थे कि देखो, इनकम हमारी इस बार ज़्यादा हो गई बट एक्सपेंसेस उतने ही हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो सिर्फ 20% से बढ़ा। लेकिन अगर आप उस एडजस्टमेंट को हटाते हैं, तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो एक्चुअली में 25% से ऊपर गए थे। तो मैनेजमेंट ने तो पहला वहां पे ट्राई किया, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ट्रू पिक्चर नहीं दिया। वैसे जब भी आपको किसी बैंक में ऐसा दिखे ना, तो मैं यहाँ पे बड़ी ही लेमन लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है, जब भी ऐसा किसी आपको बैंक में दिखे, इसका मतलब ये है आइदर वो बैंक अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करके दिखाना चाह रहा होगा, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि जो उनकी बॉटम लाइन है, जो उनका नेट प्रॉफिट है, उसकी वो लोग पैडिंग कर रहे हैं। किसी तरीके से वो लोग उसको वन टाइम में ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो मैंने आपको शुरुआत में ही आपके सामने रखा, कि जो इनका कोर बिजनेस है उसमें ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। और इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। पहले मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ स्टॉक मार्केट का, तो हमारे पास एक स्टूडेंट आया बिहार से, नाम था, वो इसी बैंक में काम करता था। तो उसका ऐसा कहना था, सर हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता था ना लोन देने का, कि हम लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोन देते थे, क्योंकि हमें भी पीछे से प्रेशर दिया जाता था। तो जब आप इतने बुरे क्वालिटी के लोन लोगों में बांटोगे,
तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक समय पे आपको लॉस होना ही होना है, एनपीएज होने शुरू ही होंगे। तो शुरुआत में तो नंबर्स बहुत अच्छा लगता है कि इस बैंक का जो डिसबर्समेंट है, लोन देना जो इन्होंने लोन दिया है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोन ज़्यादा दिया है तो कमाई भी ज़्यादा होगी। बट प्रॉब्लम तब आना शुरू होता है जब आपने गंदी क्वालिटी के लोन दे दिए और जो पैसा दिया वो आपका जो मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी वापस नहीं आ रहा है। एंड इस बैंक के साथ अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। इस चीज का एक सेम एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूं कि इनके एनपीएस कितने ज्यादा हुए। तो अगर हम इनके Q4 FY 2025 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से स्क्रीनशॉट मैंने उठाया, मार्च 2024 में इनका एनपीए था 2.9% का, आप यहां पे देख सकते हो। और ये एक साल के बाद से बढ़ के मार्च 2025 में हो गया है 16.7% का। अगर आप और लेटेस्ट में आ जाते हैं, यानी कि अगर आप आज के दिन पे बात करते हैं Q2 FY 2026 की, जो नंबर आ चुका है, उस समय पे एनपीए आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये एनपीए आपको 23% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक कैच है, ये जो 23% का नंबर है, आप यहाँ पे अगर आप दूर से देखेंगे, लेमन लैंग्वेज में देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि एनपीएज इनके अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा एक्चुअली में नहीं है। अगर आप मैथ लगाओगे ना, तो देखो जो एनपीए का परसेंटेज निकलता है, तो यहाँ पे एक मैं आपको डिनोमिनेटर इफेक्ट आप कह सकते हो, वो लगे हाथ में आपको समझा पाऊंगा, इस वजह से मैंने ये लिखा हुआ है। देखिए ये जो परसेंटेज 16 से 23 आया है ना, ये एक्चुअली में 23% का इनका एनपीए नहीं है, ये कहना गलत होगा। और वो क्यों गलत होगा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब आप एनपीए की परसेंटेज को निकालते हो तो उसका फॉर्मूला कैसा होता है, आपके जो टोटल लोन खराब हो रहे हैं, जो टोटल एनपीए है, उसको आप डिवाइड कर दो जो टोटल लोन बुक आपने दिया हुआ है। तो अभी पे जो इनका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप वाला लोन बुक है, उसको मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली नीचे लेके आ रहा है। कभी पे वो 10,000 करोड़ पे था, अभी पे आई थिंक वो 7,700 7,500 करोड़ के पास पे पहुंच गया है। तो जब आप डिनोमिनेटर यानी कि जो टोटल लोन बुक है, अगर आप उसको नीचे लेके आओगे, बट एनपीए अगर पहले इतने भी रह जाएंगे, तो भी जो आपका परसेंटेज आएगा ना, उसमें ऐसा लगेगा कि वो परसेंटेज शूट कर रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई वन शॉट में देखेगा या फिर मार्केट्स को ये नंबर्स पसंद नहीं आ रहे हैं। जो इनके लोन के डिसबर्समेंट में डिक्रीज देखने को मिला है ना, वो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ इनके FY 2025 के एनुअल रिपोर्ट से। तो अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 में 8,880 करोड़ का इन लोगों ने लोन दिया हुआ था जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को। फिर 2024 में ये लोन बढ़ के हो गया है 10,634 करोड़ का। और अभी पे अगर आप बात करेंगे तो मार्च 2025 में ये रह गया था 8,761 करोड़ का। और अगर आप क्वार्टर दूसरे वाले क्वार्टर तक लेके आओगे, तो ये लोन यहाँ से भी घट के 7,218 करोड़ का ही सिर्फ रह गया है। ये इनके Q2 वाले इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो। सो एक चीज को आप प्लीज ध्यान में रखना कि इनका, क्योंकि डिनोमिनेटर जो टोटल लोन बुक है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को, वो घटता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो परसेंटेज में एनपीए आ रहा है वो फिर भी पहले वाले से ज्यादा आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से ये जो इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम इस वाले ग्रुप को लोन नहीं देने वाले हैं या फिर इसको हम रोकने वाले हैं, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर आप और दोगे और अगर आप वो भी लोन गंदी क्वालिटी के हुए, तो वो कहानी खराब ही होनी है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को पसंद नहीं आ रहा है, वो ये है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक रिवर्स मर्जर होने वाला है। और जब ये रिवर्स मर्जर होगा तो इसमें बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स आएंगे, जो हो सकता है आर्म लेंथ पे डीलिंग ना हो। आर्म लेंथ पे डीलिंग कहने का मतलब जो चीज़ 10 रुपए की होगी, हो सकता है उसे 20 रुपए का बता के अक्वायर किया जाएगा। तो वहां पे भी हमें प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड चौथा मेजर नेगेटिव पॉइंट, जो कि नॉट एक्चुअली अ नेगेटिव पॉइंट, बस मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से नंबर्स रिसेंट में खराब आ गए, तो ये जो बैंक है ना, ये डिजिटल एक ट्रांसफॉर्मेशन पे अभी भी फिलहाल में फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने सॉफ्टवेयर पे काफ़ी खर्चा किया। और जिन सॉफ्टवेयर्स पे इन लोगों ने खर्चा किया, आई थिंक FY 2024 के आप एनुअल रिपोर्ट में भी जाके देख सकते हो, जो इन लोगों ने सॉफ्टवेयर्स बाई किए, उन पे जो टोटल डेप्रिशिएशन था वो सिर्फ 3 सालों में ही लगा दिया, जिसकी वजह से 2024 में भी हैवी आपको डेप्रिशिएशन देखने को मिलेगा, 25 में भी, और 26 वाला नंबर है उसमें भी डेप्रिशिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना बेकार है, बहुत अच्छी बात है। हर एक बैंक को जितना ज़्यादा आप डिजिटली मजबूत कर पाओ, उतनी बड़ी प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब सब कुछ ही बेकार चल रहा है, जब आपके पास लेके चलना कि एनपीएज इतने ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली उस समय पे डिजिटली अगर आप मजबूत करने की कोशिश करोगे, तो कहानी थोड़ी सी और ख़राब हो सकती है। वैसे मेरी ओपिनियन में अगर मैं लंबे टाइम के लिए इस कंपनी के साथ रहना चाहूँ, तो मुझे लगेगा कि इस पर्टिकुलर खर्चे से मुझे रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है। एक एनपीए का सिंपल सा कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने 2 बैंक से इनको कंपेयर किया हुआ है। तो एक तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आप स्क्रीनर पे जाके इस नंबर को देख सकते हो। आप रिसेंट में यहाँ पे देखना,
FY 2024 में आप देखो, इनका GNPA था 6.17% का और NPA हुआ 2.5% का, जो कि ह्यूज है। अगले साल वो और बढ़ गया। 2025 में इनका NPA पहुंचा लगभग 4.84% का, 2025 में वो बढ़ के हो गया है 5% का, और रिसेंट में भी आप देखेंगे तो 5% का NPA एकदम क्रेजी वाला लेवल है। आप GNPA आप देख रहे हैं 12% का GNPA चला गया है। इन्हीं की जैसे दो और स्मॉल बैंक्स हैं, उनके नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूं, जिनमें से एक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप इसमें देख रहे हैं जो NPA आ रहा है 1% को भी क्रॉस नहीं कर रहा है। और इन्हीं के जैसा एक और भी बैंक है जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप इसमें भी नोटिस करो 0.6, 0.7, 0.5% का ही NPA देखने को मिल रहा है। वेयर एज उत्कर्ष में 5% का हमें वहां पे क्रैश NPA देखने को मिल रहा है। सो आई पर्सनली थिंक कि जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें अभी कब तक कितनी करेक्शन देखने को मिलेगी मुझे नहीं पता है, बट इतना 100% मैं बोल सकता हूँ, ये कंपनी एकदम शुद्ध रद्दी कंपनी है। अगर आपके वॉच लिस्ट में भी है तो वहाँ से भी आपको इस कंपनी को डिलीट कर देना चाहिए। जब इसमें एक टर्न अराउंड आ जाएगा, नंबर्स में जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो लोग हर क्वार्टर में आएंगे और हर क्वार्टर में आपको वही गोली देंगे कि अगली बारी से ना सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अगली बारी से हम दुनिया की बेस्ट कंपनी बनेंगे। लेकिन अगले वाले क्वार्टर्स में जो नंबर्स आते हैं वो पहले वाले से फिर से रद्दी आते हैं। तो जब तक इसमें टर्न अराउंड नहीं आ जाए तब तक इस कंपनी के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी बैंक्स में पैसा लगाते हैं ना, स्पेशली अगर आपको बैंक्स में अच्छा पैसा बनाना है, तो कोई भी बैंक जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट और AUM में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, आप लेके चलना, वो बैंक आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनाने वाला है। सो इट्स बेस्ट अगर आप इस कंपनी को अवॉइड करो। अगर आप में से कोई भी नया है जो इस कंपनी को ट्रैक कर रहा था, आप कम से कम 1-2 क्वार्टर तो इस कंपनी को भूल ही जाओ। उसके बाद नंबर्स अगर बदलेंगे तो हम इस कंपनी के बारे में सोचेंगे। रही बात उन लोगों की जिन लोगों ने इस कंपनी को बाय किया है, आई थिंक देखो, जब आपने बाय किया था तो आपके पास एक स्टॉप लॉस होगा, आपको वो काट देना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं काटा है तो देख लो आप अपने हिसाब से क्या करना है, बट कंपनी अच्छी नहीं है। आई डोंट थिंक कि आने वाले 6 महीने या फिर साल भर में भी इस कंपनी का टर्न अराउंड होने वाला है। यस, हो सकता है अगले ही क्वार्टर में कुछ जादू सा हो जाए, बट जितना मुझे बिजनेस की समझ है, आई डो नॉट थिंक कि चीज़ें इतनी जल्दी सही होंगी। बैंक्स में कैसा होता है ना, चीज़ें जब एक बार खराब हो जाती हैं तो इट टेक्स टाइम उस टर्न अराउंड में। अब हो सकता है इसमें 1-2 क्वार्टर नंबर्स अच्छे आ जाएं तो शेयर के प्राइसेस में जंप आ जाए और आपको एक मौका मिल जाए निकलने का। बट अगर आप में से कोई नया इस कंपनी को ऐड करने के बारे में सोच रहा है, यू आर मेकिंग अ टेरिबल मिस्टेक। आई होप आज की इस वीडियो को देख के आपको उत्कर्ष बैंक के बारे में कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला, डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।